चलिए भाई, हमारा नया टॉपिक मॉडर्न फिजिक्स। अगर हम बात करें मॉडर्न फिजिक्स का जो सेक्शन है, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर दो पार्ट होते हैं, मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब सेमीकंडक्टर। ये टीवी के अंदर जो भी लगा हुआ है सेमीकंडक्टर है। हमारे फोन के अंदर जो भी वो ग्रीन कलर का मदरबोर्ड होता है उसके ऊपर जो कुछ भी लगा हुआ है वो सब सेमीकंडक्टर है। मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म में जो वेटेज है मिनिमम 7 क्वेश्चंस। मिनिमम 7 क्वेश्चंस। 7 क्वेश्चन मतलब 28 मार्क्स तो ये हो गए। और ज्यादा कुछ टफ भी नहीं है। जो भी हम क्लास नोट्स के अंदर करेंगे एज इट इज वही चीज आएगी। इस बार भी पहली बार एक क्वेश्चन आया था जो कभी भी मेडिकल या एम्स में कभी नहीं आया था, नहीं जेई मेंस में आया था, नहीं जेई एडवांस में आया था। लेकिन वो क्वेश्चन जो नया था वो भी हमारे नोट्स का ही था इस साल 22 में। तो जितनी भी चीजें करेंगे वो सबका सब नोट्स का ही आएगा। जैसे हमने रोटेशन में बोला था, सेंटर ऑफ मास कोलिजन में बोला था, वो सेम चीज यहां पर भी अप्लाई है। लेकिन क्योंकि ये स्कोरिंग है, सब लोग इसको आराम से कर लेते हैं अगर ढंग से पढ़ा हुआ है तो ध्यान रखना जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लिसनर। क्यों? क्योंकि मेन पर्पस ये है कि हम जो चीज पढ़ रहे हैं उसको घर पे जाने पर हमें कम टाइम लगना चाहिए, इसलिए हम क्लास में बैठे। वरना तो घर पर बैठे होते और किसी से कॉपी नोट्स ले लेते तो भी 1 घंटे में उसको रट ही लेते। लेकिन रट लेते तो अगली बार जब वापस से पढ़ते तो फिर 1 घंटा लगता। लेकिन यहां बैठने का मतलब है जो 1 घंटे में पढ़ाया वो 10 मिनट में घर में होना चाहिए। मॉडर्न फिजिक्स जो सेक्शन है, पहले तो मैं बता दूं क्या क्या चीजें हमें उसमें पढ़नी है। मॉडर्न फिजिक्स में सेमीकंडक्टर थोड़ा सा अलग, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसको हम बाद में अलग से देखेंगे। सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में पहला टॉपिक हमारा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो आज से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद में आता है मैटर वेव्स। फिर उसके बाद में रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स। एक आएगा जो केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, वो मैं पहली बार पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा केमिस्ट्री में पढ़ा देते हैं, लेकिन हम इस बार यहां पर पढ़ेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा दिया है केमिस्ट्री में? यस। क्या चल रहा है? नहीं पढ़ाया अभी तक? क्लास 11th में 11th में पढ़ाया ना, तो फिर भी हम पढ़ेंगे। तो तोरा और एक होता है एक्सरे। सबने करवाया होगा लाइफ में कभी ना कभी। कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक एक्सरे एक बार भी नहीं कराया? एक्सरे नहीं हुआ? अरे पढ़ाने में नहीं, डॉक्टर के बाद एक्सरे नहीं हुआ? किया है? कैसे किया? मतलब तुम एक्सरे करवाया या एक्सरे किया है? हाँ, वो देखेंगे एक्सरे कैसे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां तक हमें लास्ट क्लास में मैंने बात देखा था कि पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ना। एक क्वेश्चन इससे पक्का है, 3-3, 4-4 लेक्चर के टॉपिक्स हैं। एक क्वेश्चन इससे पक्का है, ये 2-3 लेक्चर का है। एक क्वेश्चन इससे पक्का है, एक यहां से पक्का है। ये वाला क्वेश्चन लड़ाई होती है। अगर आ भी जाता है तो केमिस्ट्री वाले बोल देते हैं कि ये तो हमने पढ़ाया है तो हमारे में काउंट होगा। तो एक क्वेश्चन यहां से भी आता है। ये वाला पोर्शन एम्स में आया करता था, जेई मेंस में भी आता है ये वाला पोर्शन, लेकिन नीट में आज तक नहीं आया। लेकिन आ जाए तो क्या है। हाँ, इस बार नीट के एग्जाम में 2 पेपर आए थे, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं। 2 पेपर हुए थे, मतलब पेपर तो एक ही था लेकिन अलग अलग जगह पर पेपर, अलग क्वेश्चन पेपर मिला था। पता है, मैक्सिमम जगह पर तो जो तुमने देखा हुआ है वही पेपर मिला था। 2 या 3 सेंटर ऐसे थे जहां पर एक अलग पेपर मिला था, उसमें एक्सरे का क्वेश्चन नीट में भी था। क्यों? पता नहीं क्या। जैसे दुबई सेंटर जो होता है वहां पर एक अलग पेपर आया था। जैसे इंडिया में भी कुछ सेंटर्स ऐसे थे जहां पर एक अलग पेपर आया था नीट का, पता नहीं क्यों दे दिया। वो कंपैरेटिवली ज्यादा इजी था। दुबई जाना, आई हबीबी।
कितने लोग गए दुबई? गए? जाएंगे? जाएंगे तो हो यार। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं भाई, मजेदार टॉपिक है मतलब। फोटो मतलब होता है लाइट, इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट, करंट मिलने वाला है। लाइट से करंट मिलेगा, लाइट से करंट मिलेगा। ऐसा कभी लाइफ में देखा है कि लाइट से करंट मिलेगा? कुछ सनलाइट आएगी, उससे करंट आ जाएगा, लेकिन वो ये चीज नहीं है। जो सोलर प्लेट्स जो होती हैं, सोलर सिस्टम जो होता है हमारे छत पे जो घर पे लगा होता है, वहां पर वो जो प्लेट्स होती हैं वो सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है। हाँ, लेकिन उसके लिए बेस तो यही है, वो सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है, डायोड ट्रायोड कुछ नाम आएंगे। लेकिन फिलहाल तो हमें क्या देखना है, फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब करंट। करंट किससे? करंट इलेक्ट्रिसिटी तो पढ़ लिया है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट यानी कि चार्ज फ्लो हो रहे हैं। कौन सा चार्ज फ्लो करवाते हैं करंट में? इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए। कौन देगा इलेक्ट्रॉन? करंट जो है, वो लाइट जो है, वो मैंने किसी मटेरियल पर डाला और उस मटेरियल से अगर इलेक्ट्रॉन निकल गए, मान लीजिए ये हमारी एक सरफेस है, ये बल्ब है, बंद कर रखा है, लेकिन मान लो चला दें तो यहां से लाइट इस सरफेस पर गिरेगी, और इस सरफेस पर गिरा, क्या यहां पर बहुत सारे एटम्स हैं? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइट उस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। तो लाइट के कारण निकला इलेक्ट्रॉन। अगर वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगे तो आ जाएगा करंट, यानी कि लाइट से आया करंट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसी को कहते हैं। लाइट डाला, इलेक्ट्रॉन निकल गया। किसी भी मटेरियल पर लाइट डालेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे भी आते हैं, बहुत सारे तरीकों से इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाते हैं, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन जो निकला है वो लाइट गिराने के कारण निकला है तो उसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। लेकिन मतलब हमारा मेन पर्पस क्या है इस पूरे चैप्टर का? लाइट से करंट बनाना है। करंट मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए एक तरीका भी पता चल गया, कौन सा? लाइट गिराकर। लेकिन और भी तरीके हैं क्या? बहुत सारे तरीके हैं। तो हमारा इसमें पहला सेक्शन टॉपिक तो स्टार्ट कर ही देंगे। पहला सेक्शन है इलेक्ट्रॉन इमिशन, कि इलेक्ट्रॉन को कैसे इमिट करवाएं। इलेक्ट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन कैसे इमिट करवाएं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आएगा तो करंट आ जाएगा। बहुत सारे तरीके। इलेक्ट्रॉन इमिशन हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी। कोई भी एटम है, एटम के चारों तरफ क्या घूम रहे हैं? कुछ अट्रैक्शन होता है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिए। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज, बाहर इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव। क्या पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा? कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर उस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ना पड़ेगा। मतलब बाहर से कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को, ताकि वो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाए, क्योंकि उसके पास में अभी कुछ एनर्जी है जिसके कारण वो बाउंड है, बंधा हुआ है। कुछ एनर्जी देंगे तब जाकर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। वो मिनिमम एनर्जी, हमेशा एक एनर्जी रिक्वायर होती है। मैं किसी मटेरियल को एनर्जी दूंगा तो वो एनर्जी अगर उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो सफिशिएंट एनर्जी उसके बराबर होगा तो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा। लिखो इसमें मिनिमम एनर्जी। ये टॉपिक के नाम लिखने जरूरी नहीं है, वो तो पूरा लिख ही लेंगे हम, उसमें क्या है, ये लिखने के जरूरी नहीं है टॉपिक्स के नाम। तुम तो हेडिंग डालो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मॉडर्न इफेक्ट, और इसमें पहला हेडिंग है इलेक्ट्रॉन इमिशन। मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। दिस मिनिमम एनर्जी is known as work function. This minimum energy is known as work function. Work function जो है उसको ब्रैकेट में लिख देना फाई। वर्क फंक्शन को ब्रैकेट में लिख देना फाई। फाई बोलते हैं इसको, थीटा नहीं है फाई। This electron emission can be done by
this electron emission can be done by three methods. उसमें पहला देख रहे हैं हम थर्मो आयनिक इमिशन. फर्स्ट थर्मो आयनिक इमिशन. जो मैंने लिखा है उसको समझे. क्या हर एक एटम में प्रोटॉन का नंबर सेम होता है क्या? प्रोटॉन का नंबर सेम नहीं होता है. सबके अंदर अलग अलग होगा. किसी के अंदर ज्यादा होगा, किसी के अंदर कम होगा. यानी कि जो एटम में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उस पर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो हर एक अलग अलग मटेरियल में अलग अलग होगा. तो और मैं इस इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसको बाहर निकालना चाह रहा हूं. तो क्योंकि अट्रैक्शन अलग अलग है तो जो बाहर निकालने के लिए जो बाहर से एनर्जी दूंगा वो भी अलग अलग देना पड़ेगा. कुछ में इलेक्ट्रॉन्स बहुत स्ट्रांगली बाउंडेड होंगे. जहां स्ट्रांगली बाउंडेड होंगे वहां ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. जहां कहीं वीकली बाउंड होंगे वहां पर कम एनर्जी देनी पड़ेगी. वर्क फंक्शन एक टर्म आती है बहुत इंपॉर्टेंट, इस पूरे चैप्टर में चलेगा. वर्क फंक्शन क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम या किसी भी सरफेस से. हर एक मटेरियल के लिए इलेक्ट्रॉन जो बाउंडेड होते हैं वो अलग अलग नेचर में होते हैं. यानी कि हर एक के लिए वर्क फंक्शन यानी कि फाई अलग अलग होता है. फाई अगर मैंने कैसे भी करके एनर्जी दी, कितनी एनर्जी दूं कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ये डिपेंड करेगा ये जो हमारा ग्राउंड है उसके वर्क फंक्शन पर. इसका वर्क फंक्शन अलग होगा, इस टेबल का अलग होगा, इस बोर्ड का अलग होगा. हमारी बॉडी का वर्क फंक्शन अलग है क्योंकि सबके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग हैं. तो सब में इलेक्ट्रॉन्स जो है उसकी बॉन्डिंग जो है वो थोड़ी अलग है. तो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो भी अलग चाहिए होगी. कुछ लोग जल्दी कम एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, कुछ में बहुत ज्यादा एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे. यानी कि सबका वर्क फंक्शन अलग अलग होता है. अभी ये तो वर्क फंक्शन की बात हो गई जो इस टॉपिक में चलने वाला है. मेरा मेन मकसद अभी क्या है? इलेक्ट्रॉन निकालना. अच्छा, इस टॉपिक में कैसे पढ़ेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? हेडिंग देखो, लाइट डाल के, फोटो या लाइट डाल के डालेंगे. ये तो एक तरीका हुआ, लेकिन बहुत सारे तरीके होते हैं इलेक्ट्रॉन्स निकालने के, जिसमें पहला है थर्मो आयनिक इमिशन. थर्मो मतलब हीट. क्या एनर्जी भी एक हीट है? मैंने कैसे भी करके हीट दे दी. किसी ये सरफेस है, मैंने इसको हीट दे दिया. अब ये हीट जो है वो इलेक्ट्रॉन को निकालने वाली मिनिमम एनर्जी यानी कि वर्क फंक्शन के इक्वल या उससे ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा. यानी कि हीट देके इलेक्ट्रॉन निकालना है. तो लिखो इसमें, व्हेन हीट एनर्जी इज सप्लाइड, व्हेन हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन from metal surface, इसका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉन गन. कुछ नहीं है, स्पेशल चीज नहीं है. क्या होता है इलेक्ट्रॉन गन? सर्दियों में पानी गर्म करने के लिए वो इमर्शन रॉड होती, बकेट में डालते, करंट सप्लाई किया, उसके जो सरफेस जो पानी के साथ में कांटेक्ट में होगा मेटल का, वहां थोड़े से बबल्स देखे होंगे. क्या हो रहा है? करंट जब सप्लाई किया, अच्छा उसको बाहर निकालते धुआं भी निकलता है, वो गर्म हो गया. यार अच्छा मेटल है तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, निकाले जा सकते हैं. लेकिन मैं करंट सप्लाई कर रहा हूं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में. हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट सप्लाई करेंगे तो हीट जनरेट होगा. और अगर हीट जनरेट होगा तो वो हीट जो जनरेट हुआ अगर वो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सफिशिएंट है, सफिशिएंट मतलब कौन सा? वर्क फंक्शन, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाए. तो जो तुम्हें बबल्स दिखते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं बल्क में, वो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उसमें से. और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है? पानी के अंदर भाग रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास में अच्छी खासी एनर्जी है. वो पानी के दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं, इधर टकरा रहा है उसको गर्म कर रहा है, पूरा पानी गर्म होना स्टार्ट हो जाता है. वो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हो रहा है, लेकिन कौन से मेथड से? हीट देके. लेकिन इस चैप्टर में हमें कौन सा पढ़ना है? लाइट से. ये हीट वाला इलेक्ट्रॉन गन. इलेक्ट्रॉन गन मतलब मान लीजिए हमारे पास में एक वायर है और यहां कॉइल बना दी. हीटर में भी यही होता है. हीटर में वो रेड हॉट हो जाता है पूरा. वो किसको गर्म करेगा? वो हवा के मॉलिक्यूल्स को गर्म करेगा.
हवा के मॉलिक्यूल्स को कैसे गर्म करेगा? अरे जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे वो हवा के मॉलिक्यूल से टकराएंगे और उसको गर्म कर देंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन गन है, यहाँ पर करंट सप्लाई के लिए हमने बैटरी लगा दी है और यहाँ पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। करंट सप्लाई किया हमने आई, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। इलेक्ट्रॉन्स इमिट करने के लिए करंट सप्लाई कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ हीट जनरेट होगा। ये हीट वर्क फंक्शन की एनर्जी को सेटिस्फाई करवाएगा कि वर्क फंक्शन कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन गन एक इसका एग्जाम्पल है, लिखो इसको, ये लिख दो। नेक्स्ट है, हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के तरीके। इलेक्ट्रॉन इमिशन, पहला है हीट देके, जिसको हमने नाम दिया थर्मो आयनिक इमिशन। दूसरा है फील्ड इमिशन, इलेक्ट्रोस्टेट्स पढ़ा है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फील्ड इमिशन क्या होता है? मेरे पास में एक मेटल सरफेस है, नहीं है, मेरे पास में एक मेटल सरफेस मान लो ये है, ये मेटल सरफेस है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, मुझे निकालना है। हीट दिया तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, थर्मो आयनिक इमिशन। मैं चाहता हूं कि हीट ना दूं, मैं क्या करूं, इसको एक बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पर फोर्स लगता है? कितना? QE, Q इंटू E। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बन गया, मान लो हमारे पास में ये चार्ज है, मान लो ये रफली बना रहे हैं, ये न्यूक्लियस है, बाहर इलेक्ट्रॉन है, मैंने बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया ये E, तो इस E पर, ये तो नेगेटिव होता है, अच्छा नेगेटिव चार्ज पर फोर्स जो लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ये Q इंटू E। Q की वैल्यू कितनी है? स्मॉल e। तो यहां फोर्स लगेगा। अच्छा ये फोर्स जो है अगर अंदर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगा। तो यानी कि हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर भी इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो इसको हम बोलते हैं फील्ड इमिशन। ये कहां यूज होता है? ये होता है हमारी गाड़ियों में। स्पार्क प्लग नाम सुना है? बाइक वगैरह में देखा होगा, एक इंजन के पास में एक पॉइंट होता है जिसको बाहर निकाल देते हैं, चलता नहीं है, पानी भर जाता है बारिश में, या फिर फूंक देते हैं। कई बार कितने लोगों ने इधर जो पता है स्पार्क प्लग? नहीं, अरे स्कूटी वगैरह में होता है क्या? साइकिल में नहीं होता है, स्कूटी में होता है क्या? होता है लेकिन दिखता नहीं, होता है दिखता नहीं। स्पार्क प्लग जो होता है, अभी हम बाहर चलेंगे, बताएंगे किसी गाड़ी तोड़ेंगे इस क्लास के बाद में। किसमें? इतना टाइम नहीं रहता फिजिक्स में कि इन चीजों का यूज करें, इससे अच्छा तो हम 4 चीजें एक्स्ट्रा बता देंगे उस बीच में। स्पार्क प्लग जो होता है इस तरह से कुछ, ये स्पार्क प्लग यहाँ पर कवर यहाँ पर तुमने देखा होगा, यहाँ पर एक मेटल का कुछ पार्ट होता है, वो फिट होता है इंजन के पास में। कुछ लोगों ने निकाला होगा, होशियारी दिखाई होगी, थोड़ा हाथ पास में लिया होगा, करंट भी आता है उसमें। करंट क्यों आता है? स्पार्क प्लग क्या है? स्पार्क प्लग है एक प्लग, स्पार्क जनरेट करता है। स्पार्क कैसे जनरेट करता है देखते हैं। इसके आसपास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में ये वाला जो पोर्शन होता है स्पार्क प्लग में, वो मेटल का होता है, और मेटल पे तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस इलेक्ट्रॉन को आराम से बाहर निकाला जा सकता है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जिस पर फोर्स, इस पर यहां के इलेक्ट्रॉन्स पर ऐसा फोर्स लग जाए तो वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, अरे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ, करंट फ्लो हो गया, और करंट फ्लो हो गया तो इंजन में कंबशन स्टार्ट हो जाएगा, कंबशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हम जब सेल्फ मारते हैं ना, तो वहां पर ये सारा, जैसे सेल्फ स्टार्ट मारा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन स्टार्ट हुआ। ये इलेक्ट्रॉन का इमिशन किसके कारण हुआ? स्पार्क प्लग के आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इलेक्ट्रॉन निकालने का एक तरीका और ये है। तो इसमें लिखे, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है कि हमने तो देखा ही नहीं है, दिख जाएगा बाहर। व्हेन electron emission is done by, electron emission is done in strong electric field,
when electron emission is done in strong electric field. इसका एग्जांपल लिख दो, स्पार्क प्लग. थर्ड है जो टॉपिक है हमारा मेन, तीसरा तरीका होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो मतलब लाइट, वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा. यानी कि यहां पर इमिशन, पहले वाले में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या यूज किया था? हीट. दूसरे वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड. तीसरे वाले में लाइट. व्हेन लाइट ऑफ suitable energy, when light of suitable energy is incident on metal surface. बता सकता है ये हमने टर्म क्यों लिखी सुटेबल एनर्जी? वर्क फंक्शन के तो बराबर होना ही चाहिए. ऐसा थोड़ी ना कोई भी लाइट इलेक्ट्रॉन निकाल देगी. वो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस राजी होना चाहिए कि भाई हम इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तुम्हारी एनर्जी इतनी है, तो सुटेबल एनर्जी होनी चाहिए. इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, देन इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड. Electrons are emitted. These electrons are known as photoelectrons. These electrons are known as photoelectrons. And this phenomena is known as photoelectric effect. And this phenomena is known as photoelectric effect. Photoelectric effect. अच्छा, मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों सबने ही फोटोन के बारे में पढ़ा हुआ है ना? हम जहां जहां जरूरी होगी हम वो सारी चीजें वापस से लेंगे, क्योंकि एक फ्लो के लिए एक सीक्वेंस में वो चीजें जरूरी होती है, तो मैं वापस से उसके बारे में बात करूंगा. हाँ, लेकिन मुझे पता है अब टाइम ज्यादा नहीं लगेगा उसमें. फोटोन जो होता है, लाइट, फोटोन कहाँ मिलता है? लाइट. अच्छा, लेकिन हाँ एक चीज और, ये मिसकंसेप्शन है. ईएम वेव नाम सुना है? कहाँ पढ़ा है? कहीं कहीं कहीं. गामा, उसका स्पेक्ट्रम पता है? गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो, ये क्या है? ईएम वेव है सब. यहां रफली हम देख लेते हैं. गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो. यहां से यहां जाते हैं वेवलेंथ. पता है क्या ये चीज? नहीं पता है तो अभी छोड़ो. ये गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट सन से आती है. विजिबल जो हमारी लाइट है, ये इंफ्रारेड, इंफ्रारेड अभी हम सबकी बॉडी से क्या निकल रहा है? इंफ्रारेड. माइक्रो, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स फोन वगैरह में ये जो वेव निकल रही है, ये रेडियो वेव्स, साउंड की वेव जो भी है, रेडियो वेव्स. ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक नाम और दिया जाता है रेडिएशन. रेडिएशन. ये अल्ट्रावायलेट जो होता है, सॉरी इंफ्रारेड जो होता है, ये तुमने क्लास 11 में अगर थर्मल कभी किसी ने नाम सुना हो तो उसके अंदर भी आता है इंफ्रारेड. वहां भी एक रेडिएशन टॉपिक आता है. तो वहां पर इंफ्रारेड की रेडिएशन है. लाइट जो होती है विजिबल, उसको विजिबल रेडिएशन बोलते हैं. जो हमारी लाइट अभी चल रही है ये भी रेडिएशन है. तो लाइट को एक और नाम दिया जाता है विजिबल रेडिएशन. एक्सरे को बोला जाता है एक्सरे रेडिएशन. अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. तो रेडिएशन वर्ड हर एक के लिए यूज किया जाता है. हाँ, लाइट के लिए अगर यूज करना है तो लाइट का रेडिएशन. जितनी भी ईएम वेव होती है, जितनी भी ईएम वेव होती है, वो सब की सब रेडिएशन है. और रेडिएशन मिलकर बनी होती है फोटोन से. तो लाइट का ही फोटोन नहीं होता है, हर चीज का फोटोन होता है. गामा फोटोन, एक्सरे फोटोन, अल्ट्रावायलेट फोटोन, विजिबल लाइट का फोटोन, इंफ्रारेड फोटोन, माइक्रो रेडियो, सबका फोटोन होता है. फोटोन सबका होता है.
है ना। लेकिन हम अभी ये टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक, तो यहाँ फोटोन किसका पढ़ा जाएगा, लाइट का। लेकिन फोटोन गामा भी आएगा, एक्सरे भी आएगा, फोटोन हर एक के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन हम लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं तो लाइट का फोटोन के बारे में बात करेंगे हम, है ना। तो हम बात कर रहे थे फोटोन, क्या फोटोन की एनर्जी निकालनी आती है क्या, E इक्वल्स टू एच न्यू। न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, वैल्यू क्या होती है 6.62 10 टू द पावर -34 जूल इनटू सेकेंड। क्या ये फ्रीक्वेंसी को ऐसे भी लिख सकता हूं, hc बाय लैम्डा। ये लैम्डा क्या है, ये क्या है, लाइट की स्पीड। और इसको भी आगे सॉल्व कर सकते हैं क्या, कितना, ये पढ़ा है क्या, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। पहली हेडिंग डालो, अब आगे हम वर्क उसमें जा रहे हैं, वर्क फंक्शन। वैसे तो इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ लिया है, वर्क फंक्शन 5। चीजें टर्म्स इकट्ठी कर रहे हैं, सबको एक साथ कंपाइल कर देंगे और कुछ नहीं बात। वर्क फंक्शन होता क्या है, वो मिनिमम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन निकाल, मतलब एनर्जी है, और एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना हमने, फ्रीक्वेंसी के। तो ये फाई जो वर्क फंक्शन है वो भी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली आएगी, ये फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली आएगी, सोचे। वर्क फंक्शन किसका कैरेक्टर है, मेटल सरफेस का या फिर लाइट का। वर्क फंक्शन किसी भी सरफेस का होता है कि यार कितनी मिनिमम एनर्जी दें कि वो उसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तैयार हो जाए। तो ये तो एक मेटल सरफेस, किसी सरफेस का प्रॉपर्टी है। तो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये जो ये वाला जो वर्क फंक्शन होता है, एनर्जी है ना, तो ये फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये कहलाती है न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या बोला है हमने, न्यू नॉट जो होता है वो होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। धीरे धीरे सीखेंगे इन चीजों को। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मिनिमम। पढ़ा है क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। थ्रेशोल्ड जो वर्ड होता है, थ्रेशोल्ड मतलब एक मिनिमम, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे जो भी काम करवाना है वो हो जाए। थ्रेशोल्ड का मतलब आता है मिनिमम से, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये जो हमारा वर्क फंक्शन है ये प्रोपोर्शनल है न्यू नॉट के। अच्छा, इसको ओपन किया तो यहाँ क्या आएगा, एक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, ये आ जाएगा न्यू। यहां से हमें इसको ऐसे भी ओपन करते हैं क्या, न्यू को c अपॉन लैम्डा। अरे न्यू नॉट है तो लैम्डा भी लैम्डा नॉट होगा। तो हमारे पास में दो चीजें बनी है, एक आया है फाई इक्वल्स टू एच न्यू नॉट और एक आया है फाई इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। ये जो लैम्डा नॉट है ये होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। देखेंगे अभी, मजा आएगा इस चीजों में। इसकी वैल्यू ऐसा ही में पता है क्या, 6.62 10 टू द पावर माइनस, इसकी वैल्यू ऐसा ही में पता है क्या, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ऐसा ही में इसकी यूनिट क्या आएगी, मीटर। लेकिन एंगस्ट्रॉम वगैरह में दिया हो तो चेंज करना पड़ेगा। यहां पर जो भी रखोगे ऐसा ही में, क्योंकि एनर्जी है तो ये किस में आने वाला है, जूल में। लेकिन गड़बड़ हो जाती है, कई बार जूल में नहीं आता है, मुझे इसको चेंज करना होता है। अच्छा, तुमने कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट नाम सुना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे लिखते हैं, कितने जूल के बराबर होता है, 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। तो ये तो जूल है, क्या एक जूल जो होगा वो 1 अपॉन 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। मैं वहां पर उसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, जो तुमने अभी बताया भी था थोड़ी देर पहले। H की वैल्यू सबको पता है, C की वैल्यू सबको पता है, H और C की वैल्यू रख दो, फिर उसके बाद में जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए इससे डिवाइड करेंगे तो आता है 12400 अपॉन लैम्डा नॉट। ये किस में आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये किस यूनिट में होना चाहिए, एंगस्ट्रॉम। ध्यान दें, ये एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो जाएगा, तो एनर्जी किस में बचेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कब यूज करेंगे,
जब हमारे पास में वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में है। ये कब यूज करेंगे? जब SI में है। तो hc/λ0 और ये वाली वैल्यू। वर्क फंक्शन में जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आती है वो थ्रेशोल्ड वाली आती है। अभी धीरे धीरे ये सारी चीजें ज्यादा क्लियर होगी, अभी तो बस एकदम रफली चल रहा है। वर्क फंक्शन में जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आती है वो थ्रेशोल्ड वाली आती है। अब हम इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में बात करेंगे। इतना लिखो, बोलो। क्या था? ये वाला सिंबल यूज नहीं किया था। यही होता है, यही होता है। वो तो नहीं बोल रहे तुम? है कुछ भी, कहीं भी कुछ भी मैक्स कर दो, श्रोडिंगर का ही। अरे तुमने ये पढ़ा, मुझे मैं भूल गया, कल देखे थे जो नोट्स, ये पढ़ा हुआ है क्या? यस, अभी लिखने तो दो। यस, ये ना, अरे ये क्या लिखते? क्या नोटेशन क्या है फ्रीक्वेंसी का? न्यू नॉट। फ्रीक्वेंसी तो ये है थ्रेशोल्ड के लिए। लिखो इसको। अरे उसको कट ही कर दो, उसमें क्या है, व्हाइटनर लगाने की जरूरत है? वो भी बेचते होगे तुम लोग सेशन के एंड में, फिर अच्छा लगता है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड to emit electron from metal surface is known as threshold frequency. Minimum frequency required to emit electrons from metal surface is known as threshold frequency. सुनो, ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये मेटल सरफेस की प्रॉपर्टी है। इसका जो बाहर से लाइट आ रही है, अच्छा वैसे तो हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या डाल रहे हैं ऊपर से? लाइट। इस लाइट से उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वर्क फंक्शन किसकी प्रॉपर्टी है? सरफेस की। तो उस सरफेस के लिए ही एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी डिसाइडेड है कि भैया इतनी फ्रीक्वेंसी का कुछ आएगा तो ही हम इसका वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी बनेगी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये लाइट जो बाहर से लाइट आ रही है उसका कैरेक्टर नहीं है, ये सरफेस का कैरेक्टर है। सरफेस डिसाइड करता है कि जो भी लाइट आएगी उसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम इतनी तो होनी चाहिए, क्योंकि इतनी फ्रीक्वेंसी होगी तो उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन, इतनी फ्रीक्वेंसी होगी तो उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर आ जाएगी। कम, इस वाली फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी आई तो उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है वो मिनिमम एनर्जी होती है। तो हम क्या यहां लिख सकते हैं क्या? फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैं चाहता हूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आए, क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ये न्यू और न्यू नॉट, न्यू की वैल्यू न्यू नॉट के इक्वल या उससे ज्यादा होना चाहिए। ये कौन सी है? थ्रेशोल्ड। पानी से कुछ नहीं होगा भाई, 10-15 दिन हो गए, वायरल की खांसी जा ही नहीं रही। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? इंसिडेंट, जो गिर रही है लाइट, उसकी फ्रीक्वेंसी। जो भी लाइट गिर रही है वो उस मटेरियल का जो एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फिक्स है उसके इक्वल या उससे ज्यादा होगा तो ही निकलेगा। देखो तुम, अभी थोड़ी देर में बताते हैं हम। क्या इस वाले से कौन सी एनर्जी बनती है? वर्क फंक्शन। इस वाले से इंसिडेंट लाइट, इससे उस फोटोन की एनर्जी। अरे एक आता है E इक्वल्स टू एच न्यू, और अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बोला? E इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, फाई इक्वल्स टू एच न्यू नॉट।
ये लाइट जो इंसिडेंट हो रही है, तो ये है फोटोन की एनर्जी, ये है थ्रेशोल्ड, तो इससे आएगा वर्क फंक्शन। यार ये ज्यादा हुआ तो एनर्जी जो गिर रही है वो ज्यादा है, ये है, इससे आया वर्क फंक्शन। ऑब्वियस सी बात है यार, ये ज्यादा होगा तो ये ज्यादा होगा, और ये ज्यादा हुआ इससे, तो ही तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो मतलब ये हम बोल तो रहे ना, एनर्जी जो है वर्क फंक्शन के इक्वल है, उससे ज्यादा होना चाहिए। तो बस उसी से आ गया कि जो लाइट गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, हमें एक चीज और पता है क्या? फ्रीक्वेंसी जो होती है लाइट की स्पीड अपॉन वेवलेंथ। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए, तो ये अगर मिनिमम हुआ तो वेवलेंथ मैक्सिमम, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में वो मैक्सिमम वेवलेंथ। तो नेक्स्ट हमारी इसमें हेडिंग है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जो भी थोड़ी देर पहले देखा था, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। लैम्डा नॉट। अगर ये मिनिमम है तो लैम्डा नॉट इनवर्स में है, ये आएगा मैक्सिमम। जब सारी चीजें इकट्ठी हो जाएगी ना, तब फील आएगा चैप्टर का, अभी तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, अभी तो चीजें इकट्ठी कर रहे हैं। अभी हमने सीखा इलेक्ट्रॉन इमिट कैसे करवाना है, फिर देखा वर्क फंक्शन, फिर वर्क फंक्शन में एक फ्रीक्वेंसी देखी थ्रेशोल्ड, वेवलेंथ देखी थ्रेशोल्ड, फिर अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तब समझ में आएगा चीज। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की? वो मैक्सिमम वेवलेंथ जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। मैक्सिमम वेवलेंथ, maximum wavelength for which electrons can be emitted from surface. Maximum wavelength for which electron can be emitted from surface. चलो देखें, मैं चाहता हूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो। एक मिनट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो तो ये है हमारे पास में वेवलेंथ और ये है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। सोच के देखें, अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था यार वेवलेंथ जितनी ज्यादा होती है एनर्जी उतनी कम होती है, तो ज्यादा होती जाएगी तो एनर्जी कम हो जाएगी। तो यार इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए ना कि जो इंसिडेंट लाइट है उसकी एनर्जी कम पड़ जाए। तो इसलिए यहां पर मैक्सिमम आया कि इससे ज्यादा हुआ तो एनर्जी वर्क फंक्शन से भी कम पड़ जाएगी। तो यहां पर ये वाली जो वेवलेंथ है इंसिडेंट, वो थ्रेशोल्ड के इक्वल है उससे कम। ये कौन सी है? इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ, इंसिडेंट वेवलेंथ, और ये थ्रेशोल्ड है। ये हुआ कंडीशन, ये हुआ कंडीशन, तो ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है। एक चीज रुक जाओ, भी लिखने दो। मान लीजिए किसी मेटल सरफेस की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी तो यूनिट हर्ट्ज होगी, 40 हर्ट्ज है। इसका मतलब क्या है? 40 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि अगर 40 हर्ट्ज थ्रेशोल्ड है तो इससे कम एनर्जी, कम वेव फ्रीक्वेंसी पर एनर्जी कम मिलेगी, ज्यादा पर ज्यादा एनर्जी आएगी, और ज्यादा एनर्जी वर्क फंक्शन से तो ज्यादा हो ही नहीं सकती है। तो अगर 40 हर्ट्ज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 40 से ज्यादा हर्ट्ज वाली लाइट के लिए ही मिलेगा। अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किसी मेटल सरफेस के लिए 4000 एंगस्ट्रॉम है, इसका मतलब जो लाइट गिरेगी ना, वो इलेक्ट्रॉन तभी निकाल पाएगा जब उसकी वेवलेंथ 4000 या 4000 से कम हो, क्योंकि उससे ज्यादा हुआ, ज्यादा वेवलेंथ होने पर एनर्जी कम हो जाती है, फिर तो वर्क फंक्शन ज्यादा हो जाएगा और इंसिडेंट लाइट कम हो जाएगी। तो बस ये ध्यान रखना है, क्या फ्रीक्वेंसी के लिए मिनिमम और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए मैक्सिमम। इतना क्लियर? चलो अब हम आ रहे हैं फोटोन के बारे में। तुमने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से, लेकिन जो जो काम की चीज है वो देख लेते हैं, क्योंकि अभी मुझे एक चीज चाहिए थी, वो एन की वैल्यू, वो तुमने बोला नहीं देखा है तो वो बताना जरूरी। फोटोन किसका होता है? सबका, सारी ईएम वेव का। लेकिन हम यहाँ कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
तो कौन सी वेव पढ़ रहे हैं? लाइट। तो लाइट का फोटोन की बात कर रहे हैं। फोटोन की जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन E किसके प्रोपोर्शनल होता है? उसकी फ्रीक्वेंसी। ध्यान दें, ये पढ़ा हुआ है ना, ये पढ़ा हुआ है ना। हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रोपोर्शनलिटी में यहां क्या लिखा था? 5, और यहां क्या लिखा था? न्यू नॉट। वो क्या था? थ्रेशोल्ड। ये क्या है? एनर्जी लाइट आ रही है, और ये है उसकी फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अलग अलग लाइट की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। ये वाली जो लाइट है, अगर ये छोटी वाली है तो इसकी फ्रीक्वेंसी अलग आएगी। हेलोजन बल्ब लगाते हैं बड़े बड़े, तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग आएगी। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर उसकी एनर्जी अलग आएगी। लेकिन मान लो ये एक लाइट ये है और एक लाइट ये बड़ी वाली है, छोटा लैंप बड़ा लैंप, दोनों से लाइट आई, तो दोनों की जो वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, लेकिन गिर इस सरफेस पे रही है। क्या इस सरफेस, इन दोनों का मकसद क्या है? इससे इलेक्ट्रॉन निकालना। तो लेकिन ये जो सरफेस है, ये तो अपना एक वर्क फंक्शन लेके बैठा है। इसके लिए एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फिक्स है, एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फिक्स है कि भैया इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट आएगी तो ही इलेक्ट्रॉन देंगे, इतनी वेवलेंथ वाली लाइट आएगी या उससे कम आएगी तो ही इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। लेकिन ये दोनों जो आ रही है लाइट यहां से और यहां से, इसकी फ्रीक्वेंसी तो अलग अलग हो सकती है। तो जो लाइट गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी अलग अलग आएगी। लेकिन जो हमने भी थोड़ी देर पहले ये देखा था, ये किसी मटेरियल के लिए फिक्स होती है। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। लाइट का अलग अलग सोर्स, मैंने एक टॉर्च ले लिया तो टॉर्च से जो लाइट निकली उसकी फ्रीक्वेंसी अलग, तो उसकी एनर्जी भी अलग। मैंने लेजर लाइट ले ली तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग, उसकी एनर्जी भी अलग। लेकिन वो टॉर्च और लेजर लाइट इस ग्राउंड पर चला दिया तो ये तो एक सरफेस फिक्स है दोनों के लिए, तो इसका वर्क फंक्शन यानी कि इसका लैम्डा नॉट और न्यू नॉट फिक्स है पहले से कि भैया इतना ही है ना। तो यहां से अच्छा प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो क्या आता है? कांस्टेंट। अच्छा, यहां से ये एच न्यू है, इसको और क्या लिख सकता हूं? एच सी बाय लैम्डा। ये किस यूनिट में आएगा? जूल में। अच्छा, अगर मुझे इसको दूसरे फॉर्म में चेंज करना है इस तरह से, तो ये कितना आएगा? 12,400 अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू एंगस्ट्रॉन। ये वेवलेंथ किस में आनी चाहिए? एंगस्ट्रॉन में। ये तुमने पढ़ा होगा। देखो दोनों में डिफरेंस है। ये जो लाइट आ रही है उसके फोटोन की एनर्जी है, ये जो सरफेस है उसके वर्क फंक्शन की एनर्जी। वर्क फंक्शन एक एनर्जी होता है कि मिनिमम एनर्जी, ये मटेरियल के लिए है और ये जो लाइट आ रही है उसके लिए है। बस कब क्या यूज करना है? अगर एसआई में दिया हुआ है तो ये यूज करें, और अगर एंगस्ट्रॉन वगैरह में दिया हुआ है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आता है। इतना क्लियर हो गया हो तो बता दो। लाइट के लिए अलग चीज है और सरफेस के लिए अलग चीज है। लाइट की एनर्जी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग चेंज होगी, लेकिन किसी भी गिवन सरफेस के लिए फिक्स होता है ये वाली वैल्यू। अच्छा, हम जो एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल रहे हैं ना, उसके बारे में देखें। ये थोड़ा सा फील के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, एक फोटोन की एनर्जी E इक्वल्स टू एच न्यू या एच न्यू, या फिर एक और चीज एच सी बाय लैम्डा। क्या एक लाइट, ये जो लाइट आ रही है उसमें एक ही फोटोन होंगे? बहुत सारे होंगे। तो अगर मेरे पास में एक लाइट में n फोटोन है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? n टाइम्स ऑफ एच न्यू। ठीक है, ये तो एनर्जी है। अभी धीरे धीरे सारी चीजें काम में आएंगी आगे। नेक्स्ट, मोमेंटम पढ़ा है फोटोन का। मोमेंटम कैसे निकालते हैं? उसमें भी कुछ काम आएगा। मोमेंटम ऑफ फोटोन, किसका फोटोन देख रहे हैं हम? लाइट का। वैसे तो फोटोन और भी जगह के होते हैं, लेकिन हम लाइट का देख रहे हैं। अच्छा, क्या फोटोन मैकेनिक्स में पढ़ा होगा? फोटोन की वैल्यू जो होती है वो मास इनटू वेलोसिटी होती है। यही होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम, यहां पर फोटोन का मास मैंने क्या लिया? m। फोटोन किस वेलोसिटी से चलते हैं? लाइट की स्पीड से। तो फोटोन का मोमेंटम हो गया m इंटू सी। इतना भी फिलहाल ध्यान रखना है ना। तुमने कभी नाम सुना है क्या? फोटोन का मास 0 होता है। फिर यहां मास को ले, रेस्ट मास। अगर फोटोन रेस्ट पे है, लाइट रेस्ट पे है, तो उसका मास 0 होता है। लेकिन फोटोन क्या रेस्ट पे है? ये तो लाइट की स्पीड से चल रहा है, इसलिए इसका कुछ ना कुछ मास है। अब हम यहां पर देख रहे हैं, कभी ना कभी लाइफ में ये टर्म पढ़ी होगी, बहुत फेमस है, E इक्वल्स टू
mc²। पढ़ा है आइंस्टीन की इक्वेशन E इक्वल्स टू mc²। यहां से लाएंगे हम वो सारी चीज। यहां से ये वाली वैल्यू, इसको क्या लिख दूं मैं, hc/λ। ये m इक्वल्स mc²। यहां से ये वैल्यू कैंसिल। क्या मास जो आया वो h/λc, ये भी पढ़ा हुआ है। ये किसका मास है, फोटोन का। तो ये मास ऑफ फोटोन है। क्या फोटोन लाइट का है, लाइट का फोटोन। क्या लाइट जो विजिबल होती है उसमें विबग्योर लिखते हैं हम। क्या सबकी वेवलेंथ सेम होती है, विबग्योर में सबसे ज्यादा वेवलेंथ, ऑप्टिक्स थोड़ा सा पढ़ा हो कभी ना कभी, रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, वॉयलेट की सबसे कम होती है। अच्छा मेरे पास में वॉयलेट कलर की लाइट आ रही है, बल्ब तो कोई से भी हो सकता है ना, तो वॉयलेट कलर की लाइट आ रही है तो वॉयलेट वाले फोटोन आ रहे हैं। इंडिगो कलर आ रहा है तो इंडिगो वाला आ रहा है। ग्रीन लाइट है तो ग्रीन फोटोन आ रहा है। ये अलग अलग कलर के फोटोन क्या सेम होते हैं, नहीं। सभी फोटोन के लिए H सेम, सभी फोटोन लाइट की स्पीड से चलेगा, लेकिन सभी फोटोन की वेवलेंथ अलग अलग। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उस फोटोन का मास, सबसे ज्यादा वेवलेंथ, सबसे हल्का फोटोन रेड। तो फोटोन जो अलग अलग कलर की लाइट आती है ना, उनपे फोटोन जो होते हैं उनके मास अलग अलग होते हैं। तो वेवलेंथ जो आया हमारे पास में, क्योंकि जो वेवलेंथ है रेड वाले की वेवलेंथ ज्यादा होती है वॉयलेट वाले से, तो जो मास होगा फोटोन का, कौन सा वाला फोटोन, रेड लाइट का, तो रेड लाइट का जो फोटोन होगा उसका मास, जो फोटोन हो हमारे पास में वॉयलेट वाला, उससे हल्का होता है। मास के बारे में पता चल गया। क्या एक चीज पता होनी चाहिए, रेड लाइट जो होती है उसके उसमें भी लाइट तो है, फोटोन है, तो वो हल्के फोटोन होते हैं। वॉयलेट वाले थोड़े हेवी फोटोन होते हैं कंपैरेटिवली। ये हमें मास में भी कंपैरिजन पता चल गया। चलिए हम फोटोन, इससे जो हम बात कर रहे थे हम वेवलेंथ निकालना, वो निकाल लेते हैं एक बार। वेवलेंथ नहीं, सॉरी, मोमेंटम। हमें मोमेंटम निकालना था ना, P इक्वल्स टू mc। अच्छा ये क्या है, E इक्वल्स टू mc², ऐसे लिख दो। इसकी जगह क्या लिख दो, मोमेंटम, P इंटू सी। क्या इसको hc/λ, ये P इंटू सी, C से C कैंसिल। क्या मोमेंटम h/, क्या लाइट के फोटोन का मोमेंटम हर एक लाइट के लिए सेम होता है, रेड वाले का वेवलेंथ ज्यादा तो रेड वाले का मोमेंटम कम होता है। वेवलेंथ ज्यादा तो मोमेंटम भी सबका कम होता है। बहुत सारे बल्ब लगा दो अलग अलग कलर के, तो रेड वाले की वेवलेंथ ज्यादा है तो रेड कलर का मोमेंटम कम होगा। किसका, लाइट में जो फोटोन है, लाइट फोटोन से मिलकर बनी होती है। टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या करना है इसमें, लाइट डालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, लाइट। अभी इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल रहे हैं, लाइट। लाइट किससे मिलकर बना है, फोटोन। फोटोन के मास के बारे में बात किया, वेवलेंथ के बारे में बात किया, एनर्जी के बारे में बात किया। अभी हम जो लाइट गिराने वाले हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने बोला था कि यार ये लाइट जो गिरा रहे हैं उसको, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना है। उसके लिए क्या जरूरी है, इसकी एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए। वो मैंने भी एक ओवरव्यू लिया था कि अगर मुझे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाना है तो जो लाइट आ रही है उसकी एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए। ओवरव्यू था वो। अब हम पहले लाइट के बारे में बात कर रहे हैं कि जो लाइट आ रही है फोटोन से मिलकर बना है, उसकी एनर्जी देखी है, उसके मोमेंटम देखा है, उसके एक फोटोन का मास देखा है, अलग अलग कलर में वो अलग होता है, उसका मोमेंटम h/λ आता है, ये वाली सारी चीजें देखी है। अब अभी उनकी एनर्जी अलग अलग फॉर्म में भी आएगी, वो भी देखना पड़ेगा।